तो आज का वीडियो आप सभी सेकेंड ईयर, चूँकि पता है आज मंडे है और आज से आपका न्यू सप्ताह शुरू हो रहा है, तो अपना क्लास भी न्यू शुरू होगा। इससे पहले 16 तक हम लोग कर चुके हैं, 16 वीडियो तक हर एक सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर का। अब हम लोग जो है 17वां नंबर का वीडियो आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस सप्ताह में जो भी 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का जो वीडियो आएगा 17 नंबर का रहेगा। ठीक है, ऐसे में सीरियल में अच्छा है, जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। दूसरी बात, हमसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ये हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, ये पढ़ाई चलेगा? तो बिल्कुल, आप किसी भी स्टेट से है, अगर आपको समझ में आता है, हिंदी में आपके स्टेट में एग्ज़ाम होता है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं और आप एग्ज़ाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट पढ़ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से और एग्ज़ाम दे रहे हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग लेकर आए हैं MSN 1। चूँकि फर्स्ट पेपर MSN 1 होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, तो हम लोग MSN 1 का 17 नंबर का वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, जहाँ पे आज का टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है, इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, या ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुक जाना या बंद हो जाना। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है आंत्र अवरोध या आंत की रुकावट। ठीक है, तो ये अवरोध क्यों होता है, किस कारण से होता है, अवरोध होने के बाद क्या लक्षण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, सारा कुछ डिटेल्स में देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, जान लीजिए कि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को जानने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारा जो आंत है, ठीक है, वह भले ही हमारे पेट में इधर से उधर घुमावदार है, लेकिन अगर उससे निकाला जाए तो वह काफ़ी लंबी नली टाइप की होती है। ठीक है, आंत एक खोखला ऑर्गेन होता है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ, क्योंकि उसी नली के थ्रू हमारा भोजन पचते हुए मल के द्वारा, मल द्वार से बाहर निकलता है। तो यह एक खोखला नली के समान होता है, समझ लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वह अवस्था है, ठीक है, वह कंडीशन है, यह एक असमान कंडीशन है, नॉर्मल से अलग, असमान, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसमें आंतों, जो हमारा बड़ी आंत है या छोटी आंत, यह आंत के किसी भी भाग में और किसी भी आंत में हो सकता है, चाहे छोटी आंत या बड़ी आंत। ठीक है, जिसमें आंतों के अंदर भोजन, तरल पदार्थ, गैस या मल का असमान प्रभाव रुक जाता है। ठीक है, होता यह है, रुकावट के मतलब क्या होता है, रुक जाना। जैसे यह पाइप नॉर्मल है, इधर से अगर पानी जाएगा तो नॉर्मल पानी बहता रहेगा, लेकिन यह पाइप जो है इधर गया, ठीक है, इधर गया और पाइप ठीक है गया, और इधर जो है बिल्कुल सट गया और फिर जो है नॉर्मल हुआ, तो यहाँ पे सट जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, गैप ख़त्म है, तो इधर का चीज़ नहीं इधर जा पाएगा, नहीं इधर से इधर जा पाएगा, तो यही रुकावट होता है, अवरोध। ठीक है, तो होता यह है, आंत में, चूँकि आंत में भोजन, तरल पदार्थ, गैस, मल, यही सब प्रवाहित होता है, तो ये सब प्रवाह रुक जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब आंत में भोजन, मल या पचे हुए अवशेष, तरल पदार्थ, गैस, ये सब अवरुद्ध हो जाता है, पास नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन, उस स्थिति को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। बात समझ गए? चलिए, अब कोई भी समस्या आता है तो उसके पीछे रीजन होता है, कारण होता है। ठीक है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी असामान्य स्थिति उत्पन्न होता है तो उसके पीछे कारण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के भी जो है आपको अलग अलग जो है प्रकार होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल मतलब होता है आंतरिक अवरोध। ठीक है, जब किसी भौतिक कारण से आंत बंद हो जाते हैं या आंत में रुकावट उत्पन्न हो जाता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसमें फिजिकल, ठीक है ना, इसमें फिजिकल, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में कोई फिजिकल कारण, ठीक है, फिजिकल कारण में जैसे कोई बीमारी से रिलेटेड, समझ गए, कोई अदर बीमारी के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, या फिर सर्जरी वगैरह हो, या फिर आंत आपस में उलझ जाए, तो इन सब कारण, जैसे एडहेशंस मतलब पिछली सर्जरी के बाद
पिछली कोई सर्जरी हुआ हो एब्डोमेन का, ठीक है ना, या फिर आंतों का, तो उसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है। समझ गए। हर्निया, हर्निया आप लोग जानते हैं कि हर्निया चूँकि एक कैविटी से ऑर्गेन निकल कर दूसरे कैविटी में प्रवेश कर जाता है, तो दूसरे कैविटी में जाएगा तो वहाँ पे दबाव डालेगा, तो हो सकता है कोई अन्य कैविटी के ऑर्गेन आंतों के पास आ जाए तो आंत पर दबाव डाल दे, जिससे आंत का रास्ता बंद हो जाए, तो ये हर्निया भी कारण बन सकता है। कोई ट्यूमर, ठीक है, गांठ, ये भी कारण हो सकता है। इंटूसेप्शन यानी आंत पर आंत चढ़ जाना, ठीक है। वल्वोलस, ठीक है ना, वल्वोलस, वल्वोलस आंतों का मुड़ जाना, ठीक है। फीकल इम्पेक्शन यानी कठोर मल का फंस जाना आंतों में। फॉरेन बॉडी, कुछ बाहरी पदार्थ जो जाकर बॉडी में आंतों में फंस गया हो, तो ये सब रीजन बनता है, फिजिकल रीजन जो आपके बॉडी पार्ट से ही रिलेटेड होता है। समझ गए। जैसे हर्निया आपके बॉडी के अंदर ही, सर्जरी आपके बॉडी पार्ट में ही हुआ हो, ट्यूमर बॉडी में ही हुआ हो, इंटूसेप्शन जो आंतों का एक पार्ट दूसरे आंत में चढ़ जाता है तो भी आपके बॉडी से ही रिलेटेड है। वल्वुलस आंतों का मुड़ जाना, वो भी आपके बॉडी से ही है। फीकल इन्फेक्शन आपके मल का टुकड़ा फंस जाना, ये भी जो है आपका वही हुआ। फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी, ठीक है ना, यानी कोई बाहरी वस्तु चीज़ें जाकर आंत में बैठ जाना, तो ये सब मैकेनिकल, आंतरिक, जो आपके शरीर के अंदर घटित होता है, और उस कारण से अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये सब जो है मैकेनिकल में आता है। कारण आप लोग समझ गए ना कि ये सब कारण होगा मैकेनिकल अवरोध, यांत्रिक, यानी आपके जो क्या बोलते हैं उसको, आंत है, आंत के अंदर से बंद होना, ब्लॉक होना, इन सब कारणों से होता है, ठीक है। यांत्रिक अवरोध होना यानी आंत के अंदर से अगर अवरोध होता है, रुकावट होता है, तो उन सब में रीजन ये सब बनता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे पैरालाइटिक इलियस, ठीक है। पैरालाइटिक इलियस यानी अचल आंत अवरोध। अचल आंत अवरोध का मतलब होता है कि जब आंतों की गति, यानी आंत में कैसा गति होता है, पेरिस्टेलेसिस, ठीक है ना, पेरिस्टेलेसिस या आंतों की क्रमांकुंचन गति होती है। आंतों में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कैसा गति होता है, क्रमांकुंचन गति, पेरिस्टेलेसिस गति। अब हम जो भोजन वगैरह खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे आंत में ढलान है जिससे भोजन खाएं और नीचे ढुलक कर चला जाए, ऐसा तो है नहीं। हमारा आंत मुड़ा हुआ है तो नीचे से ऊपर कैसे चढ़ता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर से नीचे चढ़ कर तब जो है छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मल द्वार जाता है। तो ये कैसे जाता है, तो ये जाता है यही गति पेरिस्टेलासिस गति के कारण, जो बिना ढलान के भी आसानी से जो है इधर से उधर आंतों में प्रवेश करता रहता है, गति करते रहता है कोई भी पदार्थ, ठीक है ना। तो जब आंतों की एक गति, पेरिस्टेलासिस गति बंद हो जाती है लेकिन कोई भौतिक रुकावट नहीं होता है, तो ये जो पैरालाइटिक इलियस है, एक प्रकार से पैरालाइटिक मतलब पैरालाइसिस, पैरालाइसिस में अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसी प्रकार से पैरालाइटिक में भी होता यह है कि हमारा आंत का जो गति है, जो पेरिस्टेलासिस गति है, जिसके कारण हमारा पदार्थ आंतों में इधर से उधर मूव करता है, एक गति बंद हो जाता है। अब गति बंद हो गया तो जो चीज़ जहाँ आंतों में रहा वहीं पे रुक गया, ठीक है। तो इसके कारण भी अवरुद्ध होगा आंतों में, समझ गए, गति न होने के कारण भी, समझ गए। गति न होना मतलब क्या कि आपका आंत में पदार्थ इधर से उधर मूव कर ही नहीं रहा है, तो वो भी एक प्रकार से जो है आपका अवरुद्ध ही हुआ ना। चूँकि हमारा जैसे ये आंत है, ठीक है, ये आंत है, ये आंत है, समझ गए, ये आंत है, ये आंत है, समझ गए, ये आंत है। तो इस आंत में, सभी आंतों में जो हमारा पदार्थ, कोई भी पदार्थ, भोजन, पानी, कुछ भी खाते पीते हैं, मूव करना चाहिए, ठीक है। मूव नहीं कर रहा है मतलब उसका क्रमांकुंचन गति नहीं काम कर रहा है, जिसके कारण एक से दूसरे जगह नहीं जा पा रहा है, तो इसके भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसी को पैरालाइटिक कहते हैं। जैसे हाथ पैर में, फेस में कहीं भी पैरालिसिस मारता है तो वो भाग काम नहीं करता है, तो उसी प्रकार से पैरालाइटिक इलियक का मतलब है कि आपके जो आंत है या किसी का भी आंत है उसमें अवरोधन तो डायरेक्टली नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उसमें पैरालाइटिक होने के कारण नर्व डैमेज है, जिसके कारण आगे हमारा भोजन नहीं जा पा रहा है या कोई भी पदार्थ नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब इसका कारण होता है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। ये चीज़ें पेट की सर्जरी के बाद भी हो सकती है,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पोटेशियम की कमी होने से भी गति रुक सकता है आंत का। पेरिटोनाइटिस, पेरिनियम का जो आपका क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसका इन्फ्लामेशन, स्पाइनल इंजरी भी कारण बन सकता है। कुछ दवाइयाँ अपवाइड्स के लेने से भी ये सारी समस्या उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आंतों का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है रुक जाता है। ठीक है, तो ये सब कारण याद रखिएगा। अगर आपको कारण में या टाइप्स में आपको ये 2 टाइप्स ना याद रहे, पैरालाइटिक और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप सीधा इसका कारण लिख देंगे। ठीक है, कारण में जो जो याद मैंने बताया है वो सब को ऊपर नीचा वाला दोनों को मिलाकर कारण में लिख देंगे। टाइप्स कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये जो मैं पैरालाइटिक इलियस बताया या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बताया, ये दोनों कोई मैंडेटरी नहीं है। सीधा कारण आप लिख दीजिएगा, दोनों का मिक्स करके हो जाएगा, कारण पता चल जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। अब किसी भी बीमारी का आपको कारण पता चल जाए, उसके बारे में पता चल जाए, कारण पता चल जाए, तो अब हम उसको ढूंढते हैं लक्षण, कि ये बीमारी का कारण जब पता चल गए कि इसमें लक्षण क्या क्या होगा। तो देखिए, कुछ लक्षण सामान्य भी हो सकता है, कुछ लक्षण गंभीर भी हो सकता है। तो लक्षण में पेट दर्द, ठीक है ना, पेट दर्द, उल्टी हो सकता है, पेट फूलना, कब्ज बनना, गैस ना निकलना, भूख ना लगना। ठीक है, अब आप कुछ खाएंगे ही नहीं, पेट में कुछ खाएंगे भी तो जाकर पेट में ही जमा रहेगा, या आंत जहाँ से रुक गया है वहीं पर जाकर जमा होता रहेगा, तो पेट तो फूलेगा ही। जब जमा होने लगेगा एक जगह पर तो दर्द भी होगा, उससे उल्टी भी हो सकता है, कब्ज की शिकायत बनने लगेगा, गैस नहीं निकलेगा। ठीक है, और गैस ज़्यादा बनने लगेगा आमाशय पेट में, भूख नहीं लगेगा, तो ये सब तो लक्षण होगा ही होगा। और कुछ केस में ये चीज़ें गंभीर हो सकता है, जिसमें गंभीर डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, बुखार, टेकिकार्डिया यानी हृदय की धड़कन बढ़ सकता है, शॉक आघात लग सकता है। गंभीर डिहाइड्रेशन होने से आघात भी, शॉक भी लगता है। तो ये सब भी लक्षण में आता है, आप इसको भी ऐड करेंगे। समझ गए? जाहिर सी बात है भाई, जब हमारा या किसी के आंत में रुकावट आ जाएगा, भोजन करेगा ही नहीं। ठीक है, कारण पता चल जाएगा कि आंत में रुकावट है तो भोजन करेगा ही नहीं, पानी पिएगा ही नहीं, तो डिहाइड्रेशन होगा ही होगा, कब्ज बनेगा ही बनेगा। अब उससे हो सकता है पेट में बहुत ज़्यादा चीज़ जमा हो जाए एक ही जगह पर, तो उससे हृदय का धड़कन भी बढ़ सकता है। समझ गए ना, मूवमेंट ज़्यादा होगा, शॉक होगा, फीवर होगा, दर्द होगा, समझ गए, उल्टी होगा। तो ये सब समस्या तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पेट से संबंधित समस्या है, तो ये सब तो चीज़ें होना ही होना। अब रही बात, जब किसी बीमारी के बारे में पता चल जाए क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, तो अब हम चलते हैं उसके डायग्नोसिस की तरफ, उसका निदान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो निदान डायग्नोस्टिक में हम लोग जो है पहले हिस्ट्री लेते हैं, इतिहास लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, इतिवृत्ति लेना कि क्या क्या क्यों हुआ, क्या कुछ सर्जरी वगैरह है या कुछ और चीज़ कारण बना है, तो हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसका भौतिक फिजिकल एग्जामिन करते हैं, भौतिक जांच करते हैं, शारीरिक जांच करते हैं, फिर पेट का एक्सरे या यूएसजी करते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन भी करते हैं, यूएसजी करते हैं, ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट सीबीसी टेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन पानी से कमी हो गया है, तो क्या इलेक्ट्रोलाइट में भी तो कमी नहीं आया है, इसका भी चेक करते हैं हम लोग, इसलिए। तो ये सब कुछ टेस्ट है, ठीक है ना। इसमें महत्वपूर्ण टेस्ट है आपका अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, और ये 2 तो किसी भी बीमारी के निदान में लिखेंगे ही लिखेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हर बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, समझ लीजिए। तो ट्रीटमेंट में इस बीमारी का इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का भी ट्रीटमेंट उपचार है। ठीक है, तो देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में जो मेडिकल मैनेजमेंट होगा, यह बस सपोर्टिव केयर होगा, यह राहत देने वाला होगा देखभाल, यह परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट सर्जरी का जहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी है, तो वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा काम नहीं करता है, बस वो राहत देने वाला सपोर्टिव केयर में हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चूँकि आंत आपका रुकावट है आंतों में, तो यह मेडिकल दवाई खाने से तो आंत का रुकावट खाली नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर कब्ज वगैरह के कारण अगर रुकावट है, तो मान गए वहाँ पे आप लैक्सेटिव दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे लैक्टुलोज आता है, बहुत सारे आता है,
वो लेने से हो सकता है कब्ज दूर हो, तो आपका रुकावट दूर हो सके। लेकिन ये टेम्पोररी है, परमानेंट अगर ब्लॉकेज हो गया है आंत में तो फिर वहाँ पे सर्जरी ही चलता है। मेडिकल मैनेजमेंट में आप उसे अगर पता चल जाए कि हाँ मरीज को इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतों में रुकावट है, तो एनपीओ मुंह से कुछ भोजन नहीं देंगे, ठीक है, मुंह से खाली रखेंगे, क्योंकि जितना भोजन जितना पानी देंगे वह आगे जाएगा ही नहीं, जाएगा तो पचेगा ही नहीं, तो जहाँ तक रास्ता जाने का है वहाँ तक जाएगा और वहीं पर रुका रहेगा, ठीक है। तो एनपीओ आईवी फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, आईवी इंट्रावेन देंगे, ताकि मरीज को एनर्जी भी बना रहे और उसके लिए अच्छा भी रहे, फ्लूइड भी मिलता रहे, ठीक है, डायरेक्ट वेन खून के रास्ते उसको बॉडी में मिलता रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे, उसको अगर इलेक्ट्रोलाइट जांच करेंगे, अगर उसमें इम्बैलेंस है तो उसको दवाई उवाई या फ्लूइड देकर सही करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करेंगे। नजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, जिसे हम लोग आरटी ट्यूब बोलते हैं, यह आरटी ट्यूब डालेंगे और आरटी ट्यूब डालकर, ठीक है, आरटी ट्यूब डालकर उसे हम लोग डीकम्प्रेस करेंगे, समझ गए। एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन से बचाव के लिए चाहे सर्जरी कामयाब हो या नहीं हो, एंटीबायोटिक चलता ही चलता है किसी भी बीमारी में। पेन, चूँकि मरीज को पेन हो सकता है इस कंडीशन में, तो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ हम लोग देंगे। तो ये सब सपोर्टिव केयर हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी के बिना यह जो है ठीक नहीं होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये सब सपोर्टिव केयर, राहत देने वाला होता है, समझ गए। अब आगे बात आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट अब आया इसका परमानेंट क्योर, यानी परमानेंट इसका उपचार, अस्थायी उपचार। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन गंभीर है और ये क्लियर है तो उसके लिए परमानेंट इलाज सर्जिकल प्रोसीजर ही होता है। अब इसमें होता ये है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होता क्या है, देख लीजिए एडहीसियोलाइसिस। एडहीसियोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर सर्जरी के कारण इसमें कोई समस्या आया है तो जहाँ पे सर्जरी हुआ है उसको फिर से रिपेयर करके ठीक किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है रिसेक्सेशन ऑफ डिजीज बाउल, यानी जो आंत है, आंत से संबंधित जो रोग है उसको जो है क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। अगर आंत के रोग के कारण अगर जो है रुकावट बना हुआ है तो उसको जो है ठीक किया जाता है, ठीक है, जिस पार्ट में रोग है। आगे है हर्निया रिपेयर। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हर्निया के कारण है तो हर्निया को रिपेयर किया जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्लोएस्टोमी, अगर ज़रूरी हो तो, मरीज को अगर ज़रूरी हो, अगर बाथरूम पास नहीं कर रहा हो, नहीं निकल रहा हो, ठीक है, तो क्लोएस्टोमी किया जाता है, पेट पर छिद्र करके चीरा लगाकर क्लोएस्टोमी किया जाता है और फिर उसके द्वारा जो है व्यक्ति का सारा चीज़ निकलता है, ओके। तो ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ होता है कि इसमें सर्जरी के द्वारा इसे ठीक किया जाता है और जो इफ़ेक्टेड एरिया है आंत का उससे काट कर हटा दिया जाता है और बाकी जो फ्रेश पार्ट होता है उसको दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ, जैसे ये फिगर है, ठीक है, इस पिक्चर में आप लोग देख लीजिए, ये पेट है, ठीक है, पेट से जैसे ही आगे निकला है भाग तो वह छोटी आंत होता है और यहाँ पे देखिए छोटी आंत पर ही देख लीजिए ड्यूडेनल ब्लॉकेज, यानी जो ड्यूडेनम है वहीं पर रुकावट है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ जाइए छोटी आंत में, तो यहाँ पे देखिए श्रिंक कर गया है, दोनों आपस में सट गया है, तो ये भी जो है एक आपका रुकावट है, यहाँ पे रुकावट है, ठीक है ना। तो अलग अलग रुकावट, या फिर एनल मल द्वार पर रुकावट है, कहीं भी रुकावट हो सकता है आंत में, आंत के पार्ट में। तो ये रुकावट अब जैसे मान गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस बीच में सारा इफेक्टेड है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंत को काट दिया जाएगा और इस फ्रेश पार्ट को इस फ्रेश पार्ट के साथ जो है जोड़ दिया जाएगा और इफेक्ट पार्ट को हटा दिया जाएगा। तो ये होता है रिपेयर, कि जो इफेक्टेड एरिया है उसको सर्जरी के माध्यम से हटा दिया जाता है और जो सही एरिया है, एक्टिव एरिया है, उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये सेम प्रोसेस होता है, अगर
पैरालिटिक के कारण हुआ है, यानी गति नहीं हो रहा है, आंत में रुक गया है, तो उस गति में भी जो जितना दूर इफेक्टेड एरिया है उसको काटकर हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो इसमें सर्जिकल प्रोसेस होता है, कुछ कोलोस्टोमी भी एक सपोर्टिव सर्जरी ही है जिसमें मल उल निकलता है वहाँ से, ठीक है ना। बाकी इसका परमानेंट इलाज सर्जरी के माध्यम से इफेक्टेड पार्ट को हटा दिया जाता है और जो एक्टिव सही पार्ट है उसको जोड़ दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। तो ये जो है आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब बातें आती है, अब चूँकि हम लोग मैनेजमेंट देख लिए हैं, तो मैनेजमेंट में मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अब आता है लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट। किसी भी बीमारी का लास्ट में 3 मैनेजमेंट होता है, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग। तो मेडिकल नर्सिंग तो 2 सब में होगा ही होगा, लेकिन जहाँ पे अगर सर्जिकल नहीं पॉसिबल है तो सर्जरी मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब सर्जरी का पार्ट होना चाहिए, संभव हो उसमें, ठीक है। अब टीबी के मरीज है तो उसमें क्या सर्जरी करिएगा, फेफड़ा हटा दीजिएगा, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए टीबी वाला में सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट मेडिकल और नर्सिंग, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पहले क्या करेंगे, आकलन करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में ही ना होता है कि हम पहले मरीज बीमारी को आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट में पेन हो रहा है तो मरीज को पेन का असेसमेंट करेंगे कि कितना तीव्रता के साथ पेन हो रहा है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखना, यानी पेट कितना ज़्यादा, पेट में तनाव है उस तनाव को देखेंगे, ठीक है। चूँकि पेट में कहीं एक जगह ब्लॉकेज है आंत में, तो वहाँ पे तो जो भी खा पी रहा जा जाकर वहाँ पे रुका होगा, जिससे तनाव पैदा पेट में करेगा ही। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन को देखेंगे। बावेल साउंड सुनना कि आंत में कैसा आवाज़ आ रहा है। इनटेक आउटपुट चार्ट देखिए कि मरीज जितना ले रहा है उतना आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सब असेसमेंट का तरीका होता है, आकलन का तरीका होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आकलन महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, अब नर्सिंग असेसमेंट हो गया, नर्स आकलन कर ली, पता कर ली कि क्या क्या हो रहा है। अब उसके अनुसार नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, नर्सिंग हस्तक्षेप होता है। तो नर्सिंग हस्तक्षेप में क्या क्या होगा आप देखिए। पेशेंट को एनपीओ रखना, नर्स की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि अगर पेट में कोई सर्जरी हुआ है या फिर आंत में कोई सर्जरी है या आंत में कोई समस्या है तो पेशेंट को एनपीओ रखें, ठीक है। यहाँ तक कि आहार नाल एसोफेगस में भी कोई समस्या है उसमें भी एनपीओ रखेंगे, ठीक है। मरीज को एनजी ट्यूब की देखभाल करेंगे। पेशेंट को नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा है तो उसको देखभाल करना चाहिए। आईवी फ्लूइड निरंतर देते रहना चाहिए, ठीक है। वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कब मरीज का क्या परिवर्तन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर ध्यान दें, क्योंकि होता यह है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इधर उधर होगा तो मरीज को और समस्या उत्पन्न होगा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर ध्यान दें। उल्टी से बचाव करें, ठीक है ना, उल्टी से वोमिटिंग से बचाव करें। इन्फेक्शन के लक्षण देखना, अगर मरीज में इन्फेक्शन का लक्षण दिखे तो उसका जो है हम लोग देखभाल करेंगे। पेशेंट को आरामदायक स्थिति प्रदान करें ताकि मरीज को ज़्यादा इरिटेशन ना हो, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, आप बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब होता है नर्स के द्वारा किया गया हस्तक्षेप। नर्स जो हस्तक्षेप पेशेंट के लिए करे उस कंडीशन में वो सारा नर्सिंग देखभाल में ही आता है, ओके। तो आप जो कर सकते हैं लिखिए यहाँ पे। आप चीज़ें को, कंडीशन को समझ गए हैं, कारण लक्षण को, तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना कोई ज़्यादा भारी नहीं होता है। जो क्वेश्चन नहीं समझते हैं, कारण लक्षण नहीं समझे, वो नर्सिंग प्रबंध नहीं लिख पाते हैं। जो समझ गए वो नर्सिंग प्रबंध आराम से लिख लेंगे कारण लक्षण के आधार पर, ओके। अब आता है, अब हम लोग नर्सिंग के द्वारा हस्तक्षेप कर दिया गया उसमें, तो अब हेल्थ एजुकेशन भी देना पड़ता है अटेंडर को, नर्स, रोगी को, इन सब को हेल्थ स्वास्थ्य शिक्षा भी देना पड़ता है। हाई फाइबर डाइट की जानकारी दे डिस्चार्ज के बाद कि आप ज़्यादातर भोजन ऐसे लें कि आपका कब्ज न बने। एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरल पदार्थ लें। कॉन्स्टिपेशन से बचे, फ्लोअप की सलाह दी जाती है कि निरंतर आकर चेक कराते रहें। तो ये सब हेल्थ एजुकेशन में आपको होता है। हेल्थ एजुकेशन बीमारी के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो यहाँ पे कब्ज बनता है, कब्ज का संभावना है, उससे खतरा है, तो उसके लिए हाई फाइबर डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देंगे ताकि तरल पदार्थ बॉडी में बना रहेगा। कॉन्स्टिपेशन से बचाव के लिए, ठीक है, फॉलोअप जरूर देते हैं, ठीक है।
अब एक ऐसा कंडीशन है जिसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जटिलता हो सकता है, अगर नहीं उसका देख रेख किया जाए तो क्या जटिलता होगा, बावेल परफोरेशन यानी आंत में घाव हो सकता है, ठीक है ना। पेरिटोनाइटिस जो पेरिटोनियल कैविटी है उसका इन्फ्लामेशन हो सकता है। सेप्सिस यानी गंभीर संक्रमण हो सकता है। व्यक्ति को गंभीर निर्जलीकरण की अवस्था में शॉक लग सकता है, और अगर समय पर इलाज ना हो तो व्यक्ति इन सब कारणों से डेथ भी हो सकता है। तो जटिलता हमेशा जटिल गंभीरता को दिखाता है, तो आपको उससे संबंधित क्या गंभीरता हो सकती है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैंने आपको जितना हो सके अच्छे से समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।